वेलकम टू फिल्मांतर ऐप देख रहे हैं। द मम्मी शुरुआत एम ह्यूम दिखाया जाता है। 3000 साल से जमीन में दबी एक मम्मी अचानक मिल गई और इसके साथ ही सामने आया एक ऐसा खौफनाक राज जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यह मम्मी थी राजकुमारी अमानत की। उस दौर में राजा की कोई और संतान नहीं थी, इसलिए अमानत ही राजपाट की इकलौती वारिस थी। उन्हें बचपन से ही एक बेरहम शासक बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। उनका बस एक ही सपना था, अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठना और पूरी दुनिया पर राज करना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक नियम बदल गए। उनके पिता जो बुढ़ापे में भी काफी फुर्तीले थे, उनका एक दासी के साथ गुप्त चक्कर चल रहा था। ठीक उसी वक्त जब अमानत रानी बनने वाली थी, उस दासी ने एक बेटे को जन्म दे दिया। बस फिर क्या था, राजा ने अपना वादा तोड़ दिया और ऐलान किया कि अब उनका बेटा ही राजा बनेगा। अमानत के सपने पल भर में टूट गए। उनके अंदर नफरत की आग जल उठी। उन्हें समझ आ गया कि ताकत मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। एक खौफनाक काली रात में अमानत ने मौत के देवता सेठ को याद किया। उन्होंने अपना खून चढ़ाकर शैतान से हाथ मिला लिया। बदले में उन्हें मिला एक लाल रत्नों वाला खंजर, जिसे रूह निगलने वाली तलवार कहा जाता था। जैसे ही उन्होंने उस तलवार को छुआ, उनके जिस्म में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। उनके शरीर पर मौत के खौफनाक निशान उभर आए। जादुई काली ताकतें उनकी खाल पर रेंगने लगी और उनकी चमकती आंखें बिल्ली जैसी पीली और डरावनी हो गई। अब उनके पास मौत और बीमारियों को कंट्रोल करने की काली शक्ति आ चुकी थी। इसी राक्षसी ताकत के दम पर उन्होंने महल में कत्लेआम मचा दिया। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता को खत्म किया, बल्कि उस छोटे से मासूम भाई को भी मार डाला जो उनकी गद्दी के बीच आ रहा था। बाप और भाई को रास्ते से हटाने के बाद अमानत को बस एक आखिरी काम करना था। समझौते के मुताबिक उसे किसी जवान आदमी को चुनकर उसकी छाती में वह रूह निगलने वाला खंजर घोंपना था। ऐसा करते ही मौत का देवता उस आदमी के शरीर में उतर आता और फिर अमानत उसके साथ मिलकर पूरी दुनिया पर राज करती। लेकिन पासा पलट गया। अभी अमानत यह खौफनाक रस्म पूरी कर ही रही थी कि राजा के वफादार बॉडीगार्ड्स वहां पहुंच गए। उन्होंने राजकुमारी पर मरकरी से भरी सुइयां दाग दी, जिससे उसकी सारी जादुई ताकतें सुन्न पड़ गई। सैनिकों ने उसे दबोच लिया और वह शैतानी रस्म बीच में ही रुक गई। अमानत ने इतने पाप किए थे और उसके पास अमर होने की शक्ति थी, इसलिए उसे सामान्य मौत नहीं दी जा सकती थी। सैनिकों ने उसे मम्मी बनाने का सबसे क्रूर तरीका अपनाया। उसे पट्टियों में लपेटकर एक भारी ताबूत में कैद कर दिया गया। एक ऐसी सजा जहां उसे अनंत काल तक नर्क जैसी तड़प झेलनी थी। डर के मारे मिस्र के लोगों ने उस ताबूत को अपने देश से बहुत दूर एक अनजान जगह पर ले जाकर जमीन की गहरी गहराइयों में दफन कर दिया। रहा सवाल उस जादुई खंजर के लाल रत्न का, तो वह सालों बाद सन 1127 में इंग्लैंड में मिला। इतिहास आगे बढ़ा और क्रूसेडर्स धर्म योद्धाओं के एक नेता ने उस कीमती रत्न और पुराने अवशेषों को संभालकर अपनी गुप्त कब्र में रखवा दिया। सदियों तक यह सब दफन रहा, जब तक कि हाल ही में एक इंजीनियरिंग टीम सुरंग नहीं खोद रही थी। खुदाई के दौरान उन्हें गलती से वह पुरानी कब्र मिल गई जो प्राचीन अवशेषों से भरी पड़ी थी। जैसे ही यह खबर फैली, जैक नाम के एक डॉक्टर की लीडरशिप में एक रहस्यमयी संगठन ने उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। वे जानते थे कि यह कोई मामूली खंडहर नहीं है। उन्हें पता था कि सदियों पहले जब क्रूसेडर्स मिस्र की तरफ बढ़े थे, तो वे वहाँ से कुछ ऐसी चीजें लाए थे जिन्हें दुनिया की नजरों से दूर रखना ही बेहतर था। यह सब तो बस शुरुआत थी। असली कहानी तो अब शुरू होती है। यह राज उस दौर का है जिसे इतिहास का सबसे काला पन्ना माना जाता है। कहानी अब पहुंचती है इराक के एक सुनसान गांव में, जहां अमेरिकी सेना आतंकियों से लड़ रही है। हमारा हीरो निक सेना में एक रिकनेस सोल्जर है। उसका काम तो मिशन पूरा करना है, लेकिन उसका असली शौक है जंग के बीच से पुरानी और कीमती चीजें चुराना और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसा कमाना। इस बार निक ने हाथ थोड़ा बड़ा मारा है। उसने जेनी नाम की एक आर्कियोलॉजिस्ट से एक पुराना नक्शा चुरा लिया, जिसमें एक प्राचीन मकबरे का पता था। निक और उसका साथी विल उस जगह पहुंच तो गए, लेकिन वहां विद्रोहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें मजबूरन बेस कैंप को मदद के लिए बुलाना पड़ा। तभी एक कमाल हो गया।
आतंकियों पर जवाबी हमला करने के लिए सेना ने जो गोले दागे, उनके धमाकों से जमीन फट गई और हजारों साल से दबी एक पुरानी कब्र का रास्ता खुल गया। दरवाजे पर मिस्र की एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। निक और विल यह देखकर दंग रह गए। खबर मिलते ही कर्नल ने उस पूरी जगह को सील कर दिया। जेनी भी वहां पहुंच गई। उसने कर्नल को समझाया कि यह जगह खतरनाक हो सकती है और हमें फौरन इसकी जांच करनी चाहिए ताकि कोई कीमती चीज दुश्मनों के हाथ न लगे। कर्नल मान गया और उन्हें जांच के लिए सिर्फ 2 घंटे दिए। सुरक्षा और निगरानी के लिए निक और विल को भी जेनी के साथ अंदर भेजा गया। तीनों रस्सियों के सहारे उस अंधेरी और गहरी गुफा में उतरे। अंदर का नजारा उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना था। दीवारों पर राजाओं के समय के निशान तो थे, लेकिन कहीं भी सोने चांदी का नामो निशान नहीं था। जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ बहुत अजीब है। दीवारों से मरकरी टपक रहा था और मकबरे के बीचों बीच इकट्ठा हो रहा था। जेनी जानती थी कि प्राचीन मिस्र में पारे का इस्तेमाल खजाने के लिए नहीं बल्कि बुरी रूहों और शैतानी ताकतों को कैद करने के लिए किया जाता था। इसका मतलब था कि वे किसी खजाने की खोज में नहीं बल्कि एक जीते जागते नर्क के दरवाजे पर खड़े थे। जेनी को तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण कब्र नहीं बल्कि बुरी ताकतों को कैद करने वाला एक पिंजरा है। उसने अपनी पावरफुल सर्च लाइट जलाई और तीनों मकबरे की गहराई में उतर गए। वहाँ नीचे मरकरी से भरा एक बहुत बड़ा गड्ढा था, जिसके चारों तरफ अनुभिस मौत के देवता की 6 मूर्तियाँ खड़ी थी। जेनी ने गौर किया कि आमतौर पर मकबरों में मूर्तियों का मुंह बाहर की तरफ होता है ताकि वे रखवाली कर सकें, लेकिन यहाँ सबका मुंह अंदर की तरफ था। इसका मतलब साफ था, यह मूर्तियाँ किसी को बाहर आने से रोकने के लिए लगाई गई थी। जेनी चिल्लाई, यह कोई मकबरा नहीं, एक जेल है और इस जेल की चाबी वह पारे का कुंड था। तभी ऊपर से कर्नल का मैसेज आया कि एक भयानक रेतीला तूफान आ रहा है, फौरन बाहर निकलो। लेकिन जेनी के सिर पर तो प्राचीन इतिहास का भूत सवार था। वह बिना देखे जाने को तैयार नहीं थी। उसकी और विल की बहस होने लगी। निक को यह सब नाटक पसंद नहीं था। उसने सोचा, जल्दी काम खत्म करो और निकलो। उसने अपना दिमाग लगाया और सीधी अपनी बंदूक निकालकर एक भारी जंजीर पर गोली मार दी। जैसे ही जंजीर टूटी, पुरानी मशीनों के घूमने की करहाती हुई आवाज आई और पारे के उस कुंड से धीरे धीरे एक भारी ताबूत ऊपर आने लगा। यह राजकुमारी अमानत का ताबूत था जो 3000 सालों से बंद था। निक ने अनजाने में उस शैतान को आजाद कर दिया था। जैसे ही ताबूत पूरी तरह बाहर आया, उसका रुख सीधे निक की तरफ था। उस पर बने खौफनाक निशानों को देखकर तीनों की रूह कांप गई। तभी दीवारों की दरारों से हजारों की तादाद में कैमल स्पाइडर्स बाहर निकलने लगी। मकड़ियों का पूरा झुंड विल की तरफ बढ़ा। डर के मारे विल पागल हो गया और अपनी मशीन गन से उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। निक चिल्ला रहा था, विल रुक जाओ, यह जहरीली नहीं है। लेकिन डर के मारे विल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उन मकड़ियों ने विल को बुरी तरह काट लिया। दर्द और खौफ से करहाते हुए विल बोला, भाड़ में गया खजाना, मुझे यहाँ से अभी बाहर निकलना है। जैसे ही वे तीनों वहाँ से निकलने लगे, निक की नजर अचानक ताबूत पर बनी उन डरावनी आंखों पर टिक गई। देखते ही देखते निक को हेलुसिनेशन होने लगा, जैसे किसी ने उस पर काला जादू कर दिया हो। उसे धूल भरे रेगिस्तान के बीच एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी ओर आती दिखी। वो राजकुमारी अमानत थी। वो अपनी कातिल नजरों से निक को सम्मोहित कर रही थी। निक बस उसकी ओर खींचा चला जा रहा था, लेकिन तभी जेनी ने उसे जोर से झकझोरा और वह होश में आया। निक पसीने पसीने था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कोई सपना था या हकीकत। जेनी ने जिद करके सेना का एक हेलीकॉप्टर मंगवा लिया ताकि उस मम्मी को रिसर्च के लिए ले जाया जा सके। लेकिन जैसे ही उस भारी पत्थर के ताबूत को उसकी जगह से हिलाया गया, वहाँ सन्नाटे में बैठे सैकड़ों कौवे अचानक पागलों की तरह चीखने लगे। अमानत, जिसे हजारों साल पहले जिंदा दफना दिया गया था, अब आजाद हो चुकी थी। जैसे ही ताबूत को बाहर धूप में लाया गया, कौवों का एक काला साया उसके इर्द गिर्द मंडराने लगा, मानो वे किसी बड़ी तबाही की चेतावनी दे रहे हों। जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो वे कौवे भी किसी साए की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगे। तभी रेगिस्तान का मिजाज
एकदम से बदल गया। आसमान साफ था लेकिन अचानक एक ऐसा भयानक रेतीला तूफान उठा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। सबको लग रहा था कि यह महज एक इत्तेफाक है, लेकिन असल में यह उस शैतानी ताकत का असर था। पूरी टीम बस यही सोच रही थी कि किसी तरह इस मम्मी को लेकर यहाँ से निकल जाए। जैसे ही विमान उड़ान भरने वाला था, रेत की ऊंची दीवारें उसे निगलने के लिए पड़ी, लेकिन ऐन मौके पर विमान हवा में उड़ गया। सबको लगा कि वे बच गए और उनकी किस्मत अच्छी है, लेकिन क्या वाकई सच्चाई तो यह थी कि जब से वह ताबूत अपनी जगह से हटा था, मौत उनके साथ साथ चल रही थी। उस विमान में मौजूद हर शख्स अब एक ऐसे श्राप की गिरफ्त में था जिससे बचना नामुमकिन था। विमान हवा में था लेकिन खतरा टला नहीं था। विल, जिसे मकबरे में मकरी ने काटा था, उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ गई थी और वह बार बार बेहोश हो रहा था, लेकिन निक का ध्यान उस पर नहीं था। निक तो जेनी की बातों में खोया हुआ था। जेनी उसे बता रही थी कि कैसे राजकुमारी अमानत को उसके पापों की वजह से जिंदा दफन किया गया था। बात करते करते निक की नजर फिर से ताबूत की उन पत्थर जैसी आंखों पर पड़ी और वह फिर से उसी जादुई सम्मोहन में चला गया। उसे अपने कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। तभी एक चीख ने निक का ध्यान तोड़ा। उसने देखा कि विल किसी मुर्दे की तरह खड़ा है। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने हाथ में एक चाकू लिया और ताबूत को बांधने वाली रस्सियों को पागलों की तरह काटने लगा। कर्नल ने उसे डांटते हुए रोकने की कोशिश की। विल, यह क्या कर रहे हो? लेकिन विल पर तो जैसे कोई भूत सवार था। उसने बिना सोचे समझे कर्नल पर चाकू से हमला कर दिया। निक चिल्लाया और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन विल अब वह इंसान नहीं रहा था जिसे निक जानता था। उसने कर्नल को जान से मार दिया और अब खंजर लेकर निक और बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगा। विमान में मौजूद सैनिकों ने तुरंत अपनी बंदूकें तान दी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि गोली चलाए। हवा के कम दबाव वाले केबिन में अगर एक भी गोली गलती से विमान की दीवार पर लग जाती तो विमान हवा में ही फट जाता और सब मारे जाते। निक ने झपट्टा मारकर एक सैनिक की बंदूक छीन ली और विल को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन विल की इंसानियत मर चुकी थी। वह एक आदमखोर की तरह जेनी पर हमला करने के लिए झपटा। उसकी आंखों में अब सिर्फ खून सवार था। साफ था कि राजकुमारी अमानत ने उसे अपनी कठपुतली बना लिया था। जेनी की जान बचाने के लिए निक के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कांपते हाथों से उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली विल को लगी, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि गोली लगने के बाद भी विल को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह किसी ज़ॉम्बी की तरह हमला करता रहा। तभी एक और जोरदार धमाका हुआ। पूरा विमान ऐसे हिला जैसे उसे किसी विशाल चीज ने टक्कर मारी हो। निक ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि इंजन से काला धुआं निकल रहा है। वे भागकर पायलट के केबिन में गए, जहां अनुभवी पायलट भी सन्न थे। विमान अपने रास्ते से भटक चुका था और इंग्लैंड के ऊपर उड़ रहा था। अचानक हजारों कौवों ने विमान की खिड़की पर सुसाइड अटैक कर दिया। पंछी अपनी जान देकर खिड़की के शीशे तोड़ रहे थे। देखते ही देखते आसमान में एक घना काला बादल छा गया, पर वो बादल नहीं बल्कि लाखों कौवों का झुंड था। उन्होंने पायलटों पर हमला कर उन्हें वहीं मार डाला। बिना पायलट के वो विशाल सी 130 हेक्लिस विमान बेकाबू होकर जमीन की तरफ गिरने लगा। विमान के परखच्चे उड़ने लगे और अंदर का प्रेशर इतना बढ़ गया कि केबिन फटने लगा। मौत सामने देख निक ने एक पल की भी देरी नहीं की। विमान में सिर्फ एक पैराशूट बचा था। उसने बिना सोचे समझे वो पैराशूट जेनी को पहनाया और उसे विमान से बाहर धक्का दे दिया। अगले ही पल विमान एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो गया। सबको लगा कि निक उस मलबे में मारा गया। जेनी चमत्कारिक रूप से बच गई। कुछ समय बाद उसे अस्पताल के मुर्दा घर बुलाया गया ताकि वह हादसे में मारे गए लोगों की शिनाख्त कर सके। चारों तरफ सन्नाटा और मौत की गंध थी। तभी अचानक एक बॉडी बैग के अंदर हलचल हुई। जिब खुलने की आवाज आई और एक लाश झटके से उठकर बैठ गई। वो निक था। वो जिंदा था, लेकिन कैसे? क्या यह कोई चमत्कार था या उस राजकुमारी अमानत का कोई नया काला जादू? निक मुर्दा घर में उठकर बैठ तो गया, लेकिन खुद उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा है। हजारों फीट की ऊंचाई से विमान गिरा। सब राख हो गया। फिर वह सही सलामत कैसे बच सकता था? वह हैरान परेशान इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी रूह कांप गई। सामने विल खड़ा था, वही विल जिसे निक ने खुद गोली मारी थी। निक ने हकलाते हुए पूछा, क्या मैं मर चुका हूँ? विल ने एक ठंडी और डरावनी आवाज में कहा।
तुम मरे नहीं हो निक, लेकिन तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर होने वाली है। असल में मकड़ी के काटने के बाद विल एक भटकती रूह बन चुका था। वो यहाँ सिर्फ निक को यह चेतावनी देने आया था कि अब वह मौत के देवता का गुलाम बन चुका है। इससे पहले कि निक कुछ और पूछ पाता, जेनी और डॉक्टर कमरे में आ गए और विल का भूत धुएं की तरह गायब हो गया। मरे हुए निक को जिंदा देख सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सच तो यह था कि उस मकबरे में अमानत ने निक को चुन लिया था और उस पर अमरता का निशान लगा दिया था। अब निक चाहकर भी मर नहीं सकता था जब तक कि खुद मौत का देवता उसे ना ले जाए। उधर जहां विमान क्रैश हुआ था वहां रेस्क्यू टीम जांच करने पहुंची। चारों तरफ सिर्फ मलबा, धुआं और कौवों का शोर था। वहां उन्हें वह रहस्यमयी ताबूत मिला जो 2 टुकड़ों में टूट चुका था। एक बचाव कर्मी ने जिज्ञासा में आकर ताबूत के पास जाकर देखा। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया उसकी आंखें फटी रह गई। अंदर पीली पट्टियों में लिपटी वह मम्मी धीरे धीरे हिल रही थी। बदकिस्मती से वह आदमी उस राक्षसी राजकुमारी का 3000 साल बाद पहला शिकार बना। अमानत ने उसका सारा खून और जीवन खींच लिया। जब उसका साथी चीख सुनकर वहां पहुंचा तो उसे अपने दोस्त की जगह सिर्फ एक सूखा हुआ कंकाल मिला। वह डर के मारे पीछे मुड़ा और जान बचाकर भागने लगा, लेकिन दहशत के मारे उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। मौत अब आजाद हो चुकी थी। बचाव दल का वह दूसरा आदमी संभल पाता उससे पहले ही मम्मी बिजली की रफ्तार से उस पर झपटी और उसे मौत का चुंबन दे दिया। देखते ही देखते उस आदमी के शरीर की सारी जान मम्मी ने सोख ली। 2 लोगों की बलि लेकर वो सूखी हुई मम्मी अब धीरे धीरे एक जिंदा इंसान की तरह दिखने लगी थी। उसकी जादुई ताकतें वापस लौट रही थी। इतना ही नहीं, मम्मी ने अपनी डरावनी आवाज में कुछ मंत्र फूंके और वे दोनों मरे हुए आदमी दोबारा उठ खड़े हुए। अब वे इंसान नहीं बल्कि मम्मी के गुलाम बन चुके थे। शैतानी सेना की शुरुआत हो चुकी थी। उधर जेनी अभी भी इसी उलझन में थी कि निक हजारों फीट की ऊंचाई से गिरकर भी कैसे बच गया। विज्ञान के हिसाब से तो उसकी हड्डियां तक नहीं बचनी चाहिए थी, पर उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी। निक खुद भी डरा हुआ था। निक की हालत देखकर जेनी ने फैसला किया कि अब सच बताने का वक्त आ गया है। उसने बताया कि वह सिर्फ एक मामूली आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है बल्कि एक सीक्रेट मिशन पर है। उसका काम दुनिया से ऐसी शैतानी ताकतों को खत्म करना है। जेनी ने खुलासा किया कि वे सालों से सोल ईटर ब्लेड की तलाश कर रहे हैं। प्राचीन मिस्र की उस राजकुमारी अमानत के पास एक खंजर था जिसकी मूठ पर एक बड़ा सा लाल हीरा लगा था जिसे मौत की आंख कहा जाता था। नियम यह था कि अगर उस हीरे को खंजर में जड़कर किसी जवान आदमी के सीने में उतार दिया जाए तो मौत का देवता धरती पर आ जाएगा। सैकड़ों साल पहले क्रूसेडर्स ने इस खतरे को भांप लिया था और उन्होंने उस जादुई पत्थर को खंजर से अलग करके 2 अलग अलग गुप्त जगहों पर छिपा दिया था। लेकिन अब किस्मत ने फिर खेल खेला है। लंदन में मेट्रो की सुरंग खोदते समय वही पुरानी कब्र मिल गई है जहां क्रूसेडर्स ने वो राज छिपाया था। यानी अब शैतान के पास अपनी ताकत पूरी करने का मौका है। जेनी की टीम को पूरा यकीन था कि मौत की आंख वह लाल पत्थर उसी पुरानी कब्र में छिपा है। उसी के सुरागों का पीछा करते हुए वे उस जगह तक पहुँचे थे जहां राजकुमारी अमानत को दफनाया गया था। जेनी ने निक को बताया अमानत कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। गद्दी के लालच में उसने मौत के देवता सेठ से हाथ मिला लिया था। उसने अपने सगे बाप और मासूम भाई का कत्ल कर दिया ताकि वह एक शैतानी ताकत को धरती पर ला सके। उसे रंगे हाथों पकड़ा गया और जिंदा मम्मी बनाकर पत्थर के ताबूत में इसीलिए ठूस दिया गया ताकि वह कभी बाहर न आ सके। अगर वह आजाद हो गई तो पूरी दुनिया को शमशान बना देगी। निक को यह सब बातें किसी पुरानी फिल्म की कहानी जैसी लग रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी उसे कमरे के कोने में फिर से विल उसका मरा हुआ साथी दिखाई दिया। विल उसे बार बार इशारे से बुला रहा था। निक को लगा कि शायद थकान की वजह से उसे हेलुसिनेशन हो रहा है, पर वह खिंचा चला गया और सीधे लेडीज टॉयलेट में घुस गया। वहाँ जैसे ही विल की रूह उसके सामने आई और उसकी बर्फीली सांसें निक के चेहरे से टकराई, निक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे समझ आ गया कि यह सपना नहीं है।
विल ने उसे एक डरावनी सच्चाई बताई। निक, तुम विमान हादसे में इसलिए नहीं बचे क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम पर उस मम्मी का श्राप लग चुका है। अब तुम ना तो जी सकते हो ना चैन से मर सकते हो। निक घबरा कर चिल्लाया, पर मुझ पर यह क्यों? विल ने समझाया, क्योंकि जब मकबरे में वह ताबूत पहली बार ऊपर आया तो उसकी पत्थर जैसी आंखें सीधे तुम्हारी तरफ थी। मम्मी ने 3000 साल बाद अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहले तुम्हें देखा था। उसने तुम्हें चुन लिया है। अब इस श्राप से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वही करो जो वह मम्मी तुमसे चाहती है। निक पूरी तरह समझ चुका था कि वह मौत के देवता के लिए चुना हुआ एक शिकार है। अगर राजकुमारी अमानत उस जादुई खंजर को निक के सीने में उतार देगी तो निक की आत्मा खत्म हो जाएगी और उसके शरीर में साक्षात मौत का देवता सेठ जन्म ले लेगा। विल की रूह चिल्लाई, आओ और पूरी दुनिया को तहस-नहस कर दो। नेक यह सुनकर सुन पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसे हेलुसिनेशन होने लगा। उसे लगा कि सड़क के बीचों बीच से एक मम्मी निकलकर उसकी तरफ पड़ रही है और उसके पीछे हजारों काले चूहों का लश्कर है। डर के मारे निक पागलों की तरह भागा और एक कार से टकराते टकराते बचा। जेनी ने उसे संभाला तो पता चला कि वहाँ कोई चूहा या मम्मी नहीं थी। निक का हौसला अब पूरी तरह टूट चुका था। निक ने जेनी को अपने श्राप और मतिभ्रम के बारे में बताया, लेकिन जेनी को यकीन नहीं हुआ कि मम्मी सच में जिंदा हो गई है। अपनी बात साबित करने के लिए निक उसे लेकर विमान दुर्घटना वाली जगह की तरफ पड़ा। रास्ते में एक सुनसान और पुराना चर्च था। निक को लगा जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा है। वो जेनी को लेकर चर्च के अंदर चला गया। अंदर का माहौल इतना भारी और डरावना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जेनी सुराग ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकल गई और निक अकेला रह गया। जैसे ही निक अकेला हुआ, अंधेरे में घात लगाए बैठी अमानत ने उसे अपनी जादुई ताकत से जकड़ लिया। निक को लगा जैसे वह दोबारा उसी तपते हुए रेगिस्तान में पहुंच गया है। जब उसकी आंख खुली तो वह मठ के एक ठंडे चबूतरे पर लेटा हुआ था और मम्मी के गुलामों ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। तभी राजकुमारी अमानत सामने आई। कई लोगों की जान सोखने के बाद अब वो पहले की तरह बेहद खूबसूरत और जवान दिखने लगी थी। वो बड़ी हसरत से निक के शरीर को देख रही थी, जैसे परख रही हो कि क्या यह शरीर मौत के देवता को संभालने के लायक है या नहीं। जब उसे तसल्ली हो गई कि निक ही वह सही पात्र है, तो उसने हजारों साल पुराने उस खौफनाक रिचुअल को दोबारा शुरू कर दिया। मौत बस एक कदम दूर थी। बिना एक शब्द बोले मम्मी राजकुमारी ने अपने सामने रखी वर्जिन मैरी की मूर्ति को एक ही मुक्के में चूर चूर कर दिया। उस मूर्ति के अंदर वही आत्मा भक्षक तलवार सोल ईटर ब्लेड छिपी थी। उसने तलवार निकाली और निक की बलि देने के लिए प्राचीन मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन तभी एक बड़ी गड़बड़ हो गई। राजकुमारी ने देखा कि तलवार की मूठ से वह कीमती लाल रत्न गायब है। उस रत्न के बिना बलि की रस्म पूरी नहीं हो सकती थी। वह अभी सोच ही रही थी कि क्या करें। तभी जेनी वहाँ पहुँच गई। अपनी आंखों के सामने मम्मी को जिंदा देख जेनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। निक चिल्लाया, जेनी भागो यहाँ से, जल्दी निकलो। जैसे ही जेनी भागने के लिए मुड़ी, राजकुमारी ने उसे बिजली की रफ्तार से दबोच लिया। अब जब निक की बलि नहीं दी जा सकती थी तो राजकुमारी ने सोचा कि क्यों न जेनी की जान सोख कर अपनी ताकत बढ़ा ली जाए। इधर निक को मौका मिल गया। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ कर रखे हुए मम्मी गुलामों को लात मारकर दूर फेंका और खुद को आजाद कर लिया। उसने झपट्टा मारकर वेदी से वह जादुई तलवार उठा ली। जैसे ही राजकुमारी जेनी पर हमला करने वाली थी, निक ने उस पर जोरदार वार किया। जेनी ने फुर्ती दिखाई, राजकुमारी की पकड़ से छूटी और निक के साथ मिलकर उसे पीछे धकेला। दोनों भागकर बाहर खड़े एक ट्रक में कूद गए और वहां से रफू चक्कर हो गए। ट्रक में बैठे बैठे जेनी के हाथ में वह खंजर था और उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे समझ आया कि विमान उसी मठ के पास क्यों क्रैश हुआ था। असल में सदियों पहले क्रूसेडर्स ने उस खंजर को इसी मठ की मूर्ति के अंदर छिपा दिया था। अमानत ने विमान के अंदर ही उस खंजर की शक्ति को महसूस कर लिया था, इसीलिए उसने कौवों के झुंड से हमला करवाकर विमान को जानबूझकर यहीं गिरवाया था। वो निक को अपनी उंगलियों पर नचाकर सीधे यहाँ ले आई ताकि उसे मारकर मौत के देवता सेठ को दोबारा पैदा कर सके। पर अमानत को एक बात नहीं पता थी, क्रूसेडर्स बहुत चालाक थे। उन्होंने उस लाल रत्न को बरसों पहले ही खंजर से निकालकर कहीं और छिपा दिया था, जिसके बिना राजकुमारी का सारा प्लान फेल हो गया। जेनी ने निक को साफ शब्दों में चेतावनी दी,
निक, समझो उस राजकुमारी ने तुम्हें अपना नया शिकार चुन लिया है। वह फिर से तुम्हें मारने और मौत के देवता को बुलाने की कोशिश करेगी। पर निक अपनी जिद पर अड़ा था। वो चिल्लाया, यह सब बकवास है, वो मुझे कंट्रोल नहीं कर रही। जेनी ने उसे झकझोरा, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस चुकी है निक, मान क्यों नहीं लेते। निक अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही एक अजीब सी घटना हुई। कार के स्टीयरिंग व्हील को जैसे किसी भूत ने पकड़ लिया हो। निक एक्सीलरेटर दबा रहा था, पर गाड़ी अपने आप घूमकर वापस उसी डरावने चर्च की तरफ जाने लगी। निक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे यकीन हो गया कि राजकुमारी अमानत सच में उसके दिमाग को रिमोट की तरह चला रही है। उसने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी मोड़ी, वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी मम्मी के गुलामों ने गाड़ी पर हमला बोल दिया। कार का बैलेंस बिगड़ा और वह गुलाटियां मारती हुई हद्दी से नीचे जा गिरी। मलबे से लथपथ होकर निक बाहर निकला। उसे जेनी को बचाना था। तभी धुंध के बीच उसे राजकुमारी अमानत खड़ी दिखी। निक को इतना गुस्सा आया कि उसने वहीं से एक पेड़ की डाल उठाई और चिल्लाया, आज तो तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। वो पागलों की तरह अमानत पर हमला करने दौड़ा, पर उसने राजकुमारी को कमजोर समझने की गलती कर दी थी। जैसे ही वह करीब पहुंचा, अमानत ने उसे एक झटके में फुटबॉल की तरह हवा में उड़ा दिया। निक चाहकर भी अमानत को छू नहीं पा रहा था। राजकुमारी मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था कि जब तक बलि की रस्म पूरी नहीं होती निक मर नहीं सकता। अब उसका अगला निशाना जेनी थी। वो जेनी की तरफ बढ़ी ताकि अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को हटा सके, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही अमानत जेनी को मारने के लिए झुकी, कहीं अंधेरे से एक बर्फीला तीर तेजी से आया और सीधे राजकुमारी के शरीर के आर पार हो गया। तभी अचानक वहाँ एक वेल ट्रेंड सीक्रेट फोर्स आ धमकी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें राजकुमारी की एक एक नस के बारे में पता हो। वे जानते थे कि उसे मारना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने मयूरी से भरे तीरों की बौछार कर दी। पारे के असर से अमानत की जादुई ताकत सुन्न पड़ गई। फिर उन्होंने आत्मा बांधने वाली रस्सियों से उसे ऐसा जकड़ा कि वह हिल भी ना सके। भाड़े के सैनिकों ने जेनी को बचा लिया, लेकिन निक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन ठोक दिया गया। जब निक की आंख खुली तो वह एक हाईटेक सीक्रेट लैब में था। वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कांच के बड़े बड़े जारों में दुनिया भर के डरावने राक्षस और पौराणिक शैतान कैद थे। इस जगह का बॉस था डॉक्टर जैक। डॉक्टर जैक सालों से अमर होने का तरीका ढूंढ रहा था, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। उसे एक ऐसी अजीब बीमारी हो गई थी कि अब वह खुद को जिंदा रखने के लिए हर वक्त इंजेक्शन लगाता रहता था। निक समझ गया कि जेनी असल में इसी सीक्रेट संगठन की मेंबर है, जिसका काम दुनिया को इन काली ताकतों से बचाना है। 3000 साल पुरानी कैदी राजकुमारी अमानत अब तक की सबसे खतरनाक सब्जेक्ट थी। उसे लैब में 100 मीटर लंबी लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया गया था। पुरानी मिस्र की परंपरा के हिसाब से उसके शरीर में लगातार मर्यूरी भरा जा रहा था। डॉक्टर का प्लान था कि जैसे ही तापमान -38 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरेगा, राजकुमारी की नसों में पारा जम जाएगा। उसके बाद वे उसका शरीर काटकर यह पता लगाएंगे कि आखिर उसकी अमरता का राज क्या है। निक चिल्लाया, पर मेरा क्या होगा? डॉक्टर ने ठंडे दिमाग से कहा, तुम तो शैतान का शरीर बनने वाले हो और सिर्फ हम ही तुम्हें बचा सकते हैं। तभी लैब के सन्नाटे में अमानत की आवाज गूंजी। उसने निक की आंखों में गहराई से देखा और उसे फिर से उसी हेलुसिनेशन की दुनिया में खींच लिया। अमानत उसे बहकाने लगी, मैं तो तुम्हें अमर करने वाली थी, तुम्हें भगवान बनाने वाली थी, और यह लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। जब निक ने उसे उसके पिता और भाई के कत्ल की याद दिलाई तो अमानत ने कुछ ऐसी बातें कही कि निक का दिल पसीजने लगा। उसे पहली बार उस राजकुमारी के प्रति एक अजीब सा खिंचाव और अपनापन महसूस होने लगा। मजे की बात यह पता चली कि निक का पिछला जन्म भी मौत के देवता से जुड़ा हुआ था। अमानत ने निक को फिर से अपने मायाजाल में फंसाना शुरू किया। उसने निक के कान में फुसफुसाया, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ और देवता सेठ को अपने शरीर में बुला लो तो तुम पूरी दुनिया के मालिक बन जाओगे। मौत भी तुम्हारे कदम चूमेगी और मैं हमेशा तुम्हारी बनकर रहूंगी। अमानत उसे ऐसे सपने दिखा रही थी जहाँ निक एक राजा की तरह ऐश कर रहा है, दुनिया पर राज कर रहा है और मजे से ताश खेल रहा है। निक बस उस सपने में खोने ही वाला था कि अचानक अमानत की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। दरअसल डॉक्टर जैक ने देख लिया था कि अमानत निक को सम्मोहित कर रही है, इसलिए उसने मरकरी की डोज बढ़ा दी। अमानत को दर्द में तड़पता देख निक का दिल पिघल गया
और वो डॉक्टर से भिड़ गया। डॉक्टर समझ गया कि निक और इस मम्मी के बीच कोई गहरा कनेक्शन है। उसने निक को शांत करने के लिए अपने ऑफिस में ड्रिंक्स पर बुलाया और जेनी को मम्मी पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया। उधर डॉक्टर की एक दूसरी टीम लंदन की उन पुरानी गुफाओं में खुदाई कर रही थी। जैसे ही उन्होंने क्रूसेडर नेता का ताबूत खोला, उन्हें वही चमकता हुआ लाल रत्न मिल गया जिसकी तलाश सदियों से थी। जैसे ही वह रत्न बाहर निकला, लैब में जंजीरों से जकड़ी अमानत को उसकी ताकत महसूस हो गई। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने जेनी की तरफ देखकर ताना मारा, उन्हें वह पत्थर मिल गया है। तुम मेरे चुने हुए को यहाँ ले तो आई हो, पर क्या तुम्हें पता है कि यह लोग अब उसके साथ क्या करेंगे? जेनी का माथा ठनका। उसने पास रखी उस आत्मा भक्षक तलवार को देखा और उसे सब समझ आ गया। उधर ऑफिस में निक डॉक्टर के आगे हाथ पैर जोड़ रहा था कि मेरा श्राप हटा दो, लेकिन डॉक्टर उसे टरका रहा था। निक को महसूस हो गया कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। तभी जेनी कमरे में दाखिल हुई और सीधे डॉक्टर से भिड़ गई। क्या तुम निक को मारने का प्लान बना रहे हो? डॉक्टर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मारना? निक तो उसी दिन मर गया था जब उसने उस मकबरे की जंजीरें तोड़ी थी। अब वह सिर्फ एक जरिया है। साफ था कि डॉक्टर का इरादा निक को बचाने का नहीं, बल्कि उसे बलि चढ़ाकर उस शैतानी ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने का था। जेनी ने डॉक्टर की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो तुम निक की बलि चढ़ाना चाहते हो? डॉक्टर ने बिना किसी शर्म के कहा, निक एक चोर है, उसका शरीर मजबूत है। राजकुमारी ने उसे एक परफेक्ट शिकार के रूप में चुना है। हम उस लाल पत्थर को खंजर में चढ़ेंगे और राजकुमारी से कहेंगे कि वह निक के सीने में उसे उतार दें। जैसे ही मौत का देवता सेठ निक के शरीर में आएगा, हम उसे वहीं खत्म कर देंगे। निक यह सुनकर सुन्न पड़ गया। इसका मतलब साफ था, राजकुमारी चाकू मारेगी, निक अपनी जान देगा और डॉक्टर साहब मौत को पकड़कर उस पर रिसर्च करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, निक का मरना तय था। निक गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारी इस पागलपन भरी योजना का हिस्सा नहीं बनूंगा। तभी डॉक्टर की हालत बिगड़ने लगी। उसे अपनी बीमारी दबाने के लिए तुरंत एक इंजेक्शन चाहिए था, लेकिन गुस्से में निक ने उसके हाथ से वह सुई छीन ली। बिना दवाई के डॉक्टर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसके अंदर की बुरी शक्तियां जाग गई। वह किसी दरिंदे की तरह बर्ताव करने लगा। गार्ड्स ने इमरजेंसी अलार्म बजाकर दफ्तर को सील कर दिया, लेकिन निक अंदर ही फंस गया। अब सामने एक पागल डॉक्टर था जो इंसान नहीं लग रहा था। निक ने उसे 2 जोरदार मुक्के जड़े, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उस शैतानी डॉक्टर ने निक को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जेनी बाहर कांच के पीछे से खड़ी सब देख रही थी, पर वह कुछ कर नहीं पा रही थी। जब निक बिल्कुल बेहोश होने वाला था और डॉक्टर उसका गला घोंट रहा था, तभी निक का हाथ मेज पर पड़ी उस सिरिंज पर पड़ा। उसने पूरी ताकत लगाकर वह इंजेक्शन डॉक्टर की गर्दन में घोंप दिया। दवाई अंदर जाते ही डॉक्टर का पागलपन शांत हुआ और वह होश में आकर लड़खड़ाने लगा। निक की जान बाल बाल बची। राजकुमारी अमानत कोई मामूली मम्मी नहीं थी। उसकी आंखों की दोहरी पुतलियां चीख चीख कर कह रही थी कि उसके पास शैतानी ताकतें हैं। वैज्ञानिकों ने उसे लोहे की जंजीरों में जकड़कर उसके शरीर में जहरीला मर्यूरी भर दिया था ताकि वह हिल ना सके, पर अमानत उनसे 2 कदम आगे थी। उसने मन ही मन एक पुराना मंत्र पढ़ा और सीवर से एक छोटी सी मकड़ी को बुला लिया। वो मकड़ी चुपके से कंट्रोल रूम के एक कर्मचारी के कान के रास्ते उसके दिमाग में घुस गई। वह आदमी अब अमानत की कठपुतली बन चुका था। उसने न सिर्फ पारे वाली मशीन बंद की, बल्कि कुल्हाड़ी उठाकर बिजली के तार भी काट दिए। पूरे बेस की लाइट गुल हो गई। पारे का असर खत्म होते ही अमानत ने सारा जहर अपने शरीर से बाहर उगल दिया और उसकी काली ताकतें दोबारा जाग उठी। जैसे ही बिजली कटी, जेनी भागकर निक के पास पहुंची। उसने बताया, निक वह लाल रत्न मिल गया है। अगर हमने उस पत्थर को नष्ट कर दिया तो तुम्हारा श्राप टूट जाएगा और अमानत की रस्म अधूरी रह जाएगी। दोनों ने तय किया कि इससे पहले कि मम्मी उस तक पहुँचे, उन्हें उस रत्न को खत्म करना होगा। लेकिन जब अमानत ने देखा कि उसका चुना हुआ नायक उसे छोड़कर दूसरी लड़की के साथ भाग रहा है, तो नफरत और गुस्से में वो पागल हो गई। अमानत ने एक ऐसी चीख मारी कि दीवारें कांप उठी। उसने अपनी जंजीरें तोड़ दी और किसी डरावनी मकड़ी की तरह टेढ़ी मेढ़ी होकर दीवारों पर रेंगने लगी। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अमानत ने उसे पकड़कर वही मौत का चुंबन दिया
और उसकी सारी जवानी सोख ली। गार्ड उसी पल एक सूखा हुआ कंकाल बन गया। अब अमानत पूरी तरह जिंदा हो चुकी थी। वो मंत्र पढ़कर रेगिस्तान की रेत और तूफान को बुलाने लगी। उसका बस एक ही मकसद था, अपने दूल्हे यानी निक को अगवा करना और दुनिया का अंत करना। जैसे ही निक और जेनी उस सीक्रेट बेस से बाहर निकले, सड़कों पर गदर मचा हुआ था। लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। लैब से बाहर निकलते ही अमानत ने अपनी बाहें फैलाई और एक ऐसा भयानक रेतीला तूफान खड़ा कर दिया जिसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। उसका इरादा साफ था, निक को ढूंढना, मौत के देवता सेठ को बुलाना और आधुनिक दुनिया को मिटाकर फिर से अपना प्राचीन मिस्र का राज कायम करना। निक और जेनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और उनके पीछे बड़ी बड़ी इमारतें मिट्टी के ढेर में तब्दील हो रही थी। वो मंजर किसी हॉरर फिल्म जैसा था। जब निक को लगने लगा कि अब बचना नामुमकिन है, तभी अचानक उसका मरा हुआ साथी विल फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा, मेरे पीछे आओ, मुझे पता है रत्न कहाँ है। वे अभी कुछ ही कदम चले थे कि एक बेकाबू बस उनकी ओर तेजी से बढ़ी। निक ने फुर्ती दिखाई और जेनी को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद बस के नीचे आ गया। पर भाई निक अब कोई मामूली इंसान नहीं था। उसे खरोंच तक नहीं आई। विल ने उसे बताया कि अगर वे उन पुरानी कब्रों तक पहुंच जाएं, तो वे इस श्राप को खत्म कर सकते हैं। उधर जहां खुदाई चल रही थी, वहां सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया। खबर मिली कि मम्मी राजकुमारी उस मौत की आंख को छीनने के लिए आ रही है। कमांडो चिल्लाए, चाहे जान चली जाए, यह पत्थर दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन अमानत उनसे भी तेज निकली। उसने रत्न से निकलने वाली जादुई किरणों को पहचान लिया और पलक झपकते ही कमांडोज के सामने खड़ी हो गई। उसने बस एक मंत्र पढ़ा और उस मकबरे में मौजूद हजारों साल पुरानी लाशें अचानक जिंदा हो गई। वे मरे हुए योद्धा अब अमानत की सेना बन चुके थे। उन्होंने वहां तैनात फौजियों पर ऐसा खूंखार हमला किया कि लाशों के ढेर लग गए। अब रत्न और अमानत के बीच कोई नहीं बचा था। इंसान की क्या मजाल कि वह इन जिंदा लाशों के सामने टिक सके। उन कमांडोज की ट्रेनिंग धरी की धरी रह गई। मम्मियों ने अपनी रानी के लिए सम्मान में मकबरे के बड़े दरवाजे खोल दिए। अमानत ने जैसे ही अंदर कदम रखा, हजारों जिंदा लाशें उसके सम्मान में घुटनों के बल झुक गई। आखिर उसे वह मिल ही गया जिसका उसे इंतजार था, मौत की आंख। उसने कांपते हाथों से उस लाल पत्थर को अपने खंजर में जड़ दिया। अब वह जादुई तलवार फिर से पूरी तरह तैयार थी। बस एक काम बाकी था, निक के सीने में यह खंजर उतार कर दुनिया का अंत करना। उधर निक, जिसे अपना दोस्त समझकर पीछे पीछे आ रहा था, उसे सुरंग के पास पहुंचते ही एक बड़ा झटका लगा। उसे समझ आ गया कि विल ने उसे धोखा दिया है। विल उसे बचाने नहीं बल्कि अमानत की गोद में बलि चढ़ाने के लिए यहाँ लाया था। विल ठंडी आवाज में बोला, निक, अमानत तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी और तुम इस जेनी को कभी नहीं बचा पाओगे। तभी मम्मियों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। निक अपनी जान बचाने के लिए सुरंगों में भागा। भागते भागते उसने देखा कि जेनी भी मम्मियों के बीच घिरी हुई है। निक ने अपनी फुर्ती दिखाई और लड़ते हुए जेनी को वहाँ से निकाला। जेनी चिल्लाई, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था निक। निक बहादुर तो था और उसने कई मम्मियों को धूल भी चटाई, लेकिन उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही थी। जैसे एक खत्म होता चार और आ जाते। अपनी जान बचाने के चक्कर में निक और जेनी भागते भागते मकबरे की और भी गहरी और अंधेरी सुरंगों में घुस गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे खुद भागकर अपनी आजादी की तरफ नहीं बल्कि सीधे अमानत के बिछाए हुए जाल में जा रहे थे। राजकुमारी ऊपर खड़ी मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसका शिकार अब उसके ठीक नीचे था। अचानक एक काली परछाई बिजली की रफ्तार से आई और निक और जेनी को बर्फीले पानी की गहराइयों में फेंक दिया। जैसे तैसे वे पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि जेनी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। राजकुमारी अमानत पानी के अंदर से ही किसी साए की तरह निकली और जेनी को खींच कर ले गई। निक पागलों की तरह पानी में हाथ पैर मारता रहा, पर अमानत ने उसे रोकने के लिए अपनी मम्मी सेना पीछे लगा दी। जब तक निक आजाद होकर सतह पर आया, उसे जेनी का बेजान शरीर पानी पर तैरता हुआ मिला। उसने जेनी को बाहों में भर लिया, पर उसकी धड़कनें रुक चुकी थी। मम्मी के गुलामों ने निक को घसीटकर उस डरावनी वेदी तक पहुंचाया। अंधेरे से मुस्कुराती हुई अमानत बाहर निकली और ठंडे लहजे में बोली, निक, इस मामूली इंसान के लिए रोना बंद करो। बुढ़ापा, बीमारी और मौत, इंसानी शरीर तो बस एक कूड़ा है। अंधेरे को गले लगाओ और मेरे साथ मिलकर मौत पर राज करो। निक अपनी प्रेमिका की मौत से टूट चुका था। उसने चीख कर कहा,
ऐसी अमरता का मैं क्या करूँगा जिसमें जनी ही ना हो। गुस्से में अमानत ने निक को एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। वह निक के पास झुककर फुसफुसाई, मैं तुम्हारा सारा दर्द खत्म कर दूंगी, बस मेरे सामने झुक जाओ। लेकिन निक का इरादा पक्का था। अमानत का सब्र जवाब दे गया और उसने निक की पिंडली की हड्डी तोड़ दी ताकि वह भाग ना सके। वह चिल्लाई, मेरी बात मानो निक, जब तुम भगवान बन जाओगे तब तुम मुझे शुक्रिया कहोगे। राजकुमारी को लग रहा था कि निक अब टूट चुका है और जेनी महज एक मरी हुई लाश है। लेकिन निक की आंखों में अब दर्द नहीं बदले की आग थी। जैसे ही राजकुमारी का ध्यान भटका, निक ने रेंगते हुए जेनी की कमर में हाथ डाला और वहां छिपा वो आत्मा भक्षक खंजर झपट्टा मारकर निकाल लिया। राजकुमारी कुछ समझ पाती उससे पहले ही निक ने वह कीमती लाल रत्न जमीन पर पटक दिया। पत्थर में दरारें आ गई। अमानत की रूह कांप गई क्योंकि उसे पता था कि अगर एक बार और हुआ तो पत्थर चकनाचूर हो जाएगा और उसके हजारों साल का सपना मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे ही निक रत्न तोड़ने वाला था, राजकुमारी चिल्लाई, रुक जाओ, अगर यह टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम कभी भगवान नहीं भर पाओगे और ना ही कभी मरे हुए को जिंदा कर पाओगे। मरे हुए को जिंदा करना, यह शब्द सुनते ही निक के दिमाग की बत्ती जली। उसने पास पड़ी जेनी की लाश को देखा। निक ने एक बड़ा जोखिम लेने का फैसला किया। उसने वह आत्मा भक्षक तलवार राजकुमारी की ओर बढ़ाई, लेकिन जैसे ही अमानत ने हाथ बढ़ाया, निक ने खुद वो खंजर अपने ही सीने में उतार लिया। अनुष्ठान का आखिरी बलिदान पूरा हो गया। निक का शरीर बिजली के झटकों की तरह कांपने लगा। उस लाल पत्थर की सारी काली ताकत निक के रग-रग में समा गई। पत्थर फीका पड़ गया और निक की आंखें भी अमानत की तरह चार पुतलियों वाली हो गई। निक अब साक्षात मौत का देवता बन चुका था। रस्म पूरी होते ही निक ने उस जादुई खंजर को तिनके की तरह तोड़कर फेंक दिया। वह धीरे धीरे राजकुमारी की तरफ बढ़ा। अमानत को लगा कि उसका प्रेमी और उसका देवता उसे चूमने वाला है, पर निक की नजर जमीन पर पड़ी जेनी पर टिक गई। निक के अंदर का इंसान अभी पूरी तरह मरा नहीं था। उसके दिमाग में एक तरफ शैतानी ताकत थी और दूसरी तरफ जेनी के लिए प्यार। दोनों के बीच भयंकर जंग छिड़ गई। यहाँ निक ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। असल में खंजर सीने में घुपने से ठीक पहले निक ने रत्न पर चोट की थी, जिससे वह पत्थर कमजोर पड़ गया था। इस वजह से मौत के देवता सेठ की पकड़ निक पर ढीली पड़ गई। निक ने अपनी गजब की विल पावर से उस शैतानी ताकत को अपने मन के एक कोने में कैद कर लिया। वह डॉक्टर की तरह डबल पर्सनालिटी वाला बन गया था। राजकुमारी अमानत अभी भी दुनिया पर राज करने के सपने देख रही थी। वह निक के करीब आई, पर उसे प्यार की जगह निक का एक ऐसा जोरदार प्रहार मिला जिसमें मौत की असीम ताकत थी। निक अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, उसने शैतान की शक्ति को चुराकर खुद को अजय बना लिया था। अब निक के सामने 10 मिस्र की राजकुमारियां भी आ जाती तो वह उन्हें एक उंगली से मसल देता। उसने अमानत को उसी वेदी पर दबोच लिया और उसे वही मौत का चुंबन दिया जो वह दूसरों को देती आई थी। निक ने अमानत की सारी जादुई शक्ति सोख ली और वह घमंडी राजकुमारी देखते ही देखते फिर से एक बदसूरत सूखी हुई लाश में बदल गई। इसके बाद निक घुटनों के बल जनी के पास बैठा। उसके अंदर अब देवता सेठ की रूहानी ताकत थी, ऐसी ताकत जो हाथी को उठा ले और मुर्दों में जान फूंक दे। निक ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति बटोरी और मकबरे की दीवारों को हिला देने वाली एक भयानक दहाड़ मारी। चमत्कार हो गया। जेनी की आंखों में जान लौट आई और उसने लंबी सांस ली। निक ने उसे मौत के मुंह से खींच निकाला था। जेनी जिंदा तो थी पर निक अब बदल चुका था। उसके शरीर पर मौत का साया था और उसकी आंखों में वह इंसानी चमक नहीं रही थी। निक जानता था कि अगर वह जेनी के साथ रहा तो उसकी काली शक्तियां जेनी को बर्बाद कर देंगी। दुनिया उसे एक अजूबा समझकर लैब में काट डालेगी। जेनी रोती रही, विनती करती रही, लेकिन निक ने पत्थर दिल बनाकर उसे वहीं छोड़ दिया। इससे पहले कि बचाव दल वहां पहुंचता, निक अंधेरी सुरंगों में एक साए की तरह गायब हो गया। उसने दुनिया से सारे नाते तोड़ लिए, यहाँ तक कि उसके सोशल मीडिया पर भी सन्नाटा छा गया। उधर लैब में डॉक्टर जैक ने अमानत की सूखी लाश को वापस ताबूत में बंद कर दिया और उसे फिर से मरकरी से भर दिया। डॉक्टर जानते थे कि यह सिर्फ एक अस्थायी हल है। अगर इस श्राप को जड़ से खत्म करने का तरीका नहीं मिला तो यह राजकुमारी और भी जहरीली होकर दोबारा जागेगी। मूवी का अंत निक के गायब होने पर नहीं हुआ। वो शहर की भीड़ भाड़ छोड़कर मिस्र के तपते रेगिस्तान में पहुंच गया। वहां उसने अपनी शक्तियों से अपने पुराने साथी विल को फिर से जिंदा किया। अब निक और विल निकल पड़े हैं
पश्चिम की ओर एक ऐसे रास्ते पर जहां शायद इस शराब का काट मिल सके। निक का बस एक ही मकसद है, किसी तरह फिर से इंसान बनना। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट मूवी कौन सी चाहिए कमेंट करें।